पतंजलि योग सूत्र में अगले सूत्र का अर्थ जो है वो ये है कि वैराग निराकांक्ष की अंतिम अवस्था है। पुरुष के परम आत्मा के अंतरतम स्वभाव को जानने के कारण समस्त इच्छाओं का विलीन हो जाना। यह कैसे होता है? अपने अंतरतम मर्म को, उस पुरुष को, भीतर के निवासी को जानने के द्वारा ही, केवल उसके बोध द्वारा। पतंजलि कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, लाओ त्सो कहते हैं कि केवल इसके बोध से सारी इच्छाएं तिरोहित हो जाती हैं। यह रहस्यमय और तर्कयुक्त है। मन यह पूछेगा कि यह कैसे हो सकता है कि केवल स्वयं की आत्मा का बोध हो और इच्छाएं। फिर से थोड़ा सा इसको समझना चाहिए हमें। यह रहस्यमय है और तर्कयुक्त। मन ये पूछेगा ही कि यह कैसे हो सकता है कि केवल स्वयं की आत्मा का बोध हो और इच्छाएं तिरोहित हो जाती हैं। ऐसा होता है क्योंकि सारी इच्छाएं स्वयं की आत्मा को ना जानने से उदित हुई होती हैं। इच्छाएं मात्र अज्ञान है आत्मा का। क्यों? क्योंकि वह सब जो तुम इच्छाओं द्वारा खोज रहे हो वहाँ है आत्मा में छिपा हुआ है। तो यदि तुम आत्मा को जानते हो, आत्मा में छिपा हुआ है, यदि तुम आत्मा को जानते हो तो इच्छाएं तिरोहित हो जाएंगी। उदाहरण के लिए तुम शक्ति की मांग कर रहे हो। हर कोई सत्ता की, शक्ति की मांग कर रहा है। शक्ति किसी में पागलपन निर्मित करती है। ऐसा लगता है कि मानव समाज इस ढंग से बना है कि हर कोई सत्ता लोलुप है, मतलब लालच करता है सत्ता का। जब बच्चा पैदा होता है तब वह असहाय होता है। यह पहली अनुभूति, और फिर तुम इसे हमेशा अपने साथ ढोते चलते हो। बच्चा पैदा होता है और दुर्बल होता है, और दुर्बल बच्चा बल चाहता है। यह स्वाभाविक है क्योंकि हर व्यक्ति इससे अधिक बलशाली है। हर बच्चा बिल्कुल दुर्बल है। तब स्वभावतः पहली इच्छा जो उठती है वह है शक्ति पाने की। कैसे बलशाली बन जाएं, कैसे अधिकार रखने वाले बने। बच्चा उसी क्षण से ही राजनैतिक होने लगता है। शासन कैसे जमाया जाए, इसकी चालाकियां यह सीखने लगता है। अगर वह ज़्यादा रोता है तो वह जान लेता है कि रोने के द्वारा अधिक जमा सकता है सत्ता। वह रोने के द्वारा घर पर शासन कर सकता है, इसलिए वह रोना और चीखना सीख लेता है। स्त्रियाँ इसे जारी रखती हैं जब वे बच्चियाँ ना भी हों। उन्होंने रहस्य सीख लिया है और वे उसे जारी रखती हैं। उन्हें इसे बनाए रखना पड़ता है क्योंकि वे कमज़ोर बनी रहती हैं। यह शक्ति की राजनीति है। अब मैं यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग अपना किस्सा सुनाती हूँ, मतलब अनबिलीवेबल वाला नहीं, नेक्स्ट लेवल का। देखिए, मैं अक्सर ये करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ कुछ में, और मैं ये भी मानती हूँ कि शक्ति तो पाने की जैसे हर एक इंसान में इच्छा है, शायद मेरे अंदर भी है, थी और शायद रहेगी भी थोड़ी मात्रा में। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा भाई, अगर मैं उसको वो मुझे मारे 2 और मैं उसको 4 मार दूँ तो मुझे तृप्ति नहीं होगी और ना मेरी वो बात मानेगा। लेकिन मेरे 2 आंसू गिरने से वो मेरी बात मान लेते हैं। तो इसका तो मैं शायद भरपूर उपयोग करती हूँ, और मेरे से ज़्यादा ये काम करना शायद किसी को आता हो। तो बिल्कुल स्त्रियाँ ऐसा करती हैं, और मैं स्त्रियों में हूँ तो मैं जानती हूँ। और रही बात कमज़ोर की, तो कमज़ोरी के कारण भी स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। बहुत बार मुझे लगता है कि भाई तो चलो ऐसे कभी कभार होता है, मैं अकेले में ज़्यादातर रोती हूँ। भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि आसपास कोई नहीं है तो मैं बहुत बार भाव में खो के रोती हूँ। मतलब मैं कुछ याद करूँ और रोऊँ, कोई मूड नहीं है रोने का, सब कुछ अभी ऐसे शांत चल रहा है। अभी मेरा मन करे मैं बहुत खुश हूँ तो मैं रोती हूँ, जब मैं बहुत दुखी हूँ तब तो रोना होता ही है जैसे कि। लेकिन जब मैं किसी के लिए कृतज्ञता फील करूँ, अक्सर मैं तब भी रोती हूँ कि देखो वो इंसान कितना अच्छा कर गया मेरे लिए, या वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल
100 आने सही है जो ओशो ने भी बोली। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ। बच्चा युक्ति जानता है और वह अशांति निर्मित कर सकता है, और वह ऐसा उयात मचा सकता है कि तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ता है और उसके साथ समझौता करना पड़ता है। हर क्षण वह गहराई से अनुभव करता है कि जिस एक चीज़ की आवश्यकता है वह है शक्ति, अधिक शक्ति। वह शिक्षा प्राप्त करेगा, वह स्कूल जाएगा, वह बड़ा होगा, प्रेम करेगा, लेकिन उसकी शिक्षा, प्रेम, खेल, हर चीज़ के पीछे वह ढूंढ रहा होगा कि अधिक सत्ता कैसे प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्त कर वह अधिकार जमाना चाहेगा। वह सीख लेगा कि क्लास में प्रथम कैसे आए, जिससे कि वह और अधिक अधिकार कर सके। ज़्यादा पैसे कैसे काम आए ताकि वह शासनकर्ता बन सके। प्रभुत्व के क्षेत्र में किस तरह से प्रभाव बढ़ता रहे। अपनी सारी ज़िंदगी वह सत्ता के पीछे पड़ा रहेगा। और ये भी मेरे लिए, मेरा ओपिनियन अगर मैं कहूँ तो ये भी मेरे लिए 100 आने से ही बात है। हमेशा स्कूल में प्रथम आने की आई ही हूँ 9th से 12th तक। 8th तक के कभी मार्कशीट नहीं मिली, 6th 7th 8th की एक साथ में मार्कशीट मिली थी। तो बड़ा कौतूहल महसूस होता था कि कौन फर्स्ट है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। जैसे 2-4 बच्चों में प्रतियोगिता होती थी, तो कि कौन रियल में बेटर है और कौन समझता है। तो ये रहा है। अब ये रहा है का मतलब ये कि देखो कितनी, मतलब बहुत गहरी बात है। ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है और कभी वास्तविकता नहीं समझी है लगभग, कि इन सब के पीछे जो अंतिम सोच है वो सत्ता के पीछे की है, शक्ति के पीछे की है, कि मेरे पास शक्ति हो तो लोग मुझे सुने। कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ, मतलब ओशो के लिए मैं बहुत बार फील करती हूँ कि ओशो अटेंशन ग्रेपिस्ट हैं, मतलब अटेंशन चाहिए उनको, एंड वो बातों द्वारा कहते हैं। लेकिन जब रियल में जिसके पास ज्ञान हो तो अटेंशन उसको मिलेगा ही। तो ओशो यहाँ पे नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं आते हैं, स्पेशल में आते हैं, क्योंकि उनके पास वास्तव में ज्ञान है। लेकिन मैं अगर अपनी देखूं तो एक सूक्ष्म दायरे में देखूं, तो मैं जहाँ पे भी रहूं तो मैं ऐसी बात करूँगी कि सब मुझे सुने, समझें, अटेंशन। अब किसी ने मुझे ऐसा कहा कि तुम साइकोलॉजी बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। तो मैंने फिर साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की, एंड उसमें साइकोलॉजी में हैप्पी पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है, ऐसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह होते हैं। तो एक 6 घंटे का वीडियो था, 7 घंटे का, उसमें पूरा साइकोलॉजी के बारे में बताया था। तो मैंने वो बहुत अच्छे से समझा कि हाँ ठीक है, ये साइकोलॉजी होती है। 11th-12th की बुक्स पढ़ी थोड़ी बहुत, और एक नॉर्मल मनोविज्ञान, यानी कि मन व्यवहार कैसे काम करता है, ये मैंने समझा। फिर इसके बाद में मैंने क्या समझा, मैंने ये समझा कि जो चीज़ें मनोविज्ञान कैसे काम करता है, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, व्यवहार कैसे काम करता है, अभी पूरी तरीके से नहीं समझ रही हूँ। फिर एक दूसरा 5-6 घंटे का वीडियो था जिसमें डार्क साइकोलॉजी थी, बुक ही है शायद, या जो भी है वो हिंदी में एक 6 घंटे की वीडियो थी। उसमें कॉन्सेप्ट था नार्सिसिज्म, सैडिस्ट, मैकियावेली, और एक और कुछ था, क्या था मुझे एग्जैक्टली, हाँ साइको। तो उसमें से ना मैं तो मैकियावेली नहीं हूँ एग्जैक्टली, मुझे बोलते नहीं बन रहा है वो वर्ड, ना मैं सैडिस्ट हूँ ना मैं साइको हूँ, बट नार्सिसिज्म में मुझे लगता है कि मेरी एक परसेप्शन है कि हाँ, मैं अपनी अच्छी इमेज को प्यार नहीं करती हूँ। इंसान अपने आप को प्रेम नहीं करता है, इंसान अपनी एक इमेजिनरी इमेज बना लेता है, उसको प्रेम करता है। अब उसको भी वो प्रेम नहीं करता है, वो उसकी सबसे अच्छी फ़ोटो को प्रेम करता है, और वो उसको वैसे ही बनाए रखने के लिए बहुत कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो मेरे अंदर सारी मेरी इमेजेस अच्छी हैं अंदर से और बाहर से भी, बट एक इमेज जो मेरे ब्रेन में मेरे लिए वो बहुत नेगेटिविटी वाली है, जो मैं बेसिकली हूँ नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रोफेशनली वर्क की वजह से मेरे दिमाग में ठीक नहीं है मेरी बोई में। तो उससे मुझे बहुत हार्ड टाइप की बुराई है, गिल्ट है कि वो मुझे काम ठीक ठाक से नहीं करना था।
तो मैं नार्सिसिज्म में उसकी जो डेफिनेशन है उसके जस्ट अपोजिट में आती हूँ। और बाकी तो जितनी भी डार्क साइकोलॉजी तो मैं नहीं हूँ उसमें। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट था सेम कि चीज़ थी कि मैनिपुलेटर। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, somehow I don't know why बट इधर पे मैनिपुलेटर में मुझे कंसीडर किया जा सकता है, बट नॉट आ रॉन्ग वे। जैसे कि कोई जाति मानता है, धर्म मानता है, जेंडर इनइक्वालिटी मानता है, अशिक्षा या रूढ़ियों या अंधविश्वास को ऊपर मानता है, तो मैं उसकी वो साफ कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर इसकी कन्विंसिंग पावर एक तरीके से मेरे पास है कि मैं कन्विंस कर लेती हूँ लोगों को या समझा देती हूँ कि एक गलत सोच रहे हो आप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं किसी हद तक मैनिपुलेटर है मेरे अंदर। अब लेकिन हाँ ठीक है, चलो मैंने माना कि मेरे अंदर मैनिपुलेशन की पावर है, मैं किसी को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, बट मैं इसका यूज कहाँ कर रही हूँ, किस संदर्भ में कर रही हूँ। ओशो जितना बड़ा मैनिपुलेटर मुझे नहीं लगता ऐसा सच कि कोई होगा। अमेरिका में इतना बड़ा रजनीशपुरम कौन बना पाएगा बिना मैनिपुलेशन के। लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, दूसरे को भी बिन बिन की सिचुएशन है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। या कोई भी अच्छा जो राइटर होता है वो थोड़ा सा तो आपको इन्फ्लुएंस कर ही देता है, आपको इंस्पायर कर देता है, आपको मैनिपुलेट कर देता है। तो आप पॉजिटिवली मैनिपुलेट हुए, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुए, पॉजिटिवली हुए, या उससे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर आपके अंदर आए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। क्योंकि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हम बचपन से कर रहे हैं, चाहते ना चाहते, जानते ना जानते। वो तो मैंने उस दिन वो साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, अभी भी मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ अब, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बना हुआ है। तो मैं बहुत डीप नहीं गई हूँ। वो दो वीडियोस 6-7 आवर्स के और 11-12 की बुक्स, इतना मैंने पढ़ा। और फिर मैंने टॉप 10 बुक्स सर्च की, अभी मैंने उनमें से कोई भी बुक पढ़ी नहीं है। हालांकि मैं साइकोलॉजी पे एक अलग से पूरा सीरीज़ चाहूँगी कि जैसे ही मुझे समझ में आ जाता है तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में पॉजिटिव साइकोलॉजी, नेगेटिव साइकोलॉजी, और क्योंकि साइकोलॉजी कैसी भी हो आपकी, अगर एनवायरनमेंट बचपन से आपको बहुत पॉजिटिव मिला है, बहुत प्रेम करने वाले पेरेंट्स हैं, आसपास का सपोर्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आप क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साइको आप पैदा होते हो, लेकिन अगर आपको साइको बनना है फिर बड़े होके, तो उसके लिए माहौल बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार ऐसा कहा गया कि साइको को आप चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, तो आपको उससे दूर होना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, उसका ये इलाज हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत समझदारी वाली बात है, बट इसको समझना इतना इजी नहीं है एज सच, मुझे लगता है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है जो भी हम बात करें, जो भी हम सोचें किसी चीज़ के बारे में। ये मैंने इधर से ही बताया कि देखिए मैं ऐसी थी, मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए पतंजलि योग सूत्र पढ़ रही हूँ, है ना। तो मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल मुझे बोध है अभी प्रेजेंट, कल बोध होगा इसका भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं। आप रेसिस्ट, आप नार्सिस्ट, आप फांसीवादी, आप जातिवाद, आप रूढ़िवाद, आप अंधविश्वासी तब तक रहते हो जब तक आपके पास सही नॉलेज नहीं है, आपको आत्मा का बोध नहीं है। जैसे अभी ओशो ने कहा कि कुछ टाइम पहले ओशो ने कहा था कि अगर आपको आत्मा का बोध है तो इच्छाएं अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि इच्छाएं आ रही हैं आत्मज्ञान ना होने की वजह से, है ना। तो बहुत गहराई की बात है। और मैं यहाँ तटस्थ हो के अनोखी और नेहा को अलग करके, मुझे नेहा को देखना है तो मुझे अनोखी बन के देखना पड़ेगा कि अच्छा नेहा ऐसा ऐसा है। अब नेहा यानी एक इंसान, और अनोखी मतलब दृष्टा, दृश्य और दर्शक नेहा
एक दृश्य है जो कि नुमाइश करती है या जो कि एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, वर्क करती है, काम करती है, तो वो एक दृश्य है। दर्शक भी नेहा है, लेकिन दृष्टा जो है वो अनोखी है। तो यहाँ पे मैं तटस्थ होके खुद को देखती हूँ एंड आई वॉन्ट टू कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट विद माई सेल्फ। मैं यहाँ पे बहुत माइन्यूटली खुद को एनालाइज करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि छुपाना नहीं चाहती हूँ। जो फील हुआ, जो एक्सपीरियंस हुए, जो एक्सपेरिमेंट करूँगी, कर रही हूँ, किया है, उनको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा था कि हाँ, मैं खूब भागी हूँ सत्ता के या शक्ति के पीछे, वो भी ये सोचे बिना कि मैं सच में किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन हमेशा से नहीं, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, मतलब मैं यानी नेहा, और मैं जो दृष्टा हूँ वो अनोखी है। तो अनोखी और नेहा दो अलग तरीके से मुझे देखना पड़ेगा। तो अनोखी समझती है, जो नेहा है वो अपने आप को ऐसे समझती थी कि वो तो बहुत अच्छी इंसान है, वो सबका अच्छा चाहती है, सबका भला चाहती है। अगर वो किसी से प्रेम करती है तो भी इसमें भी उसके कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, देखो मैं सबको प्रेम करती हूँ, किसी इंसान का बुरा नहीं चाहिए। तो ये इतना सूक्ष्म अहंकार है कि कोई इसको अहंकार में भी नहीं काउंट करेगा, क्योंकि हम ऐसे बन चुके हैं कहीं ना कहीं। तो चलें आगे पढ़ते हैं। आगे पतंजलि योग सूत्र में उसको कहते हैं कि अनेक जन्म व्यर्थ ही खोज जाते हैं, और अगर तुम शक्ति पा भी लेते हो तो क्या कर लोगे? तुम रुक कर बचकानी आकांक्षा मात्र पूरी हो जाती है। जब तुम नेपोलियन या हिटलर बन जाते हो तब अचानक तुम सजग हो जाओगे कि सारी चेष्टाएं ही व्यर्थ रही हैं। आसार, बस एक बचकानी आकांक्षा पूरी हो गई है, इतना ही। तब क्या करोगे? करोगे क्या इस शक्ति का? अगर आकांक्षा पूरी हो जाती है तो तुम उत्साह रहित बन जाते हो, और अगर आकांक्षा पूरी नहीं होती है तो तुम निराश होते हो, और अगर पूर्णतया तुम पूरी हो नहीं सकती, और यह पूर्णतया तो पूरी हो नहीं सकती, कोई इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वह अनुभव कर सके कि अब बस पर्याप्त है। कोई नहीं। जीवन इतना जटिल है कि हिटलर भी खास क्षणों में शक्तिहीन अनुभव करता है, नेपोलियन भी शक्तिहीन अनुभव करेगा किन्हीं क्षणों में। कोई भी व्यक्ति परम शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कोई चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के बोध का उपलब्ध जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के बोध को उपलब्ध होता है तो वह परम शक्ति के स्रोत को ही जान लेता है। तब शक्ति की इच्छा तिरोहित हो जाती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम पहले से ही सम्राट हो और तुम सिर्फ सोच रहे थे कि तुम भिखारी हो। तुम ज़्यादा बड़े भिखारी बनने का संघर्ष कर रहे थे, सबसे बड़ी ऊंची भिखारी, और तुम पहले से ही सम्राट थे। अचानक तुम स्पष्ट अनुभव करते हो कि तुम्हारे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है, तुम असहाय नहीं हो, तुम समस्त ऊर्जाओं के स्रोत हो, तुम हो जीवन के असली स्रोत। बचपन की शक्तिहीनता वाली अनुभूति दूसरों द्वारा निर्मित हुई थी, और वह केवल एक दुष्चक्र था जिसे उन्होंने तुम में निर्मित किया है, क्योंकि यह उनमें निर्मित हुआ है उनके माता पिता द्वारा, और इसी तरह पीछे भी यही है। तुम्हें माता पिता तुम में यह भाव निर्मित करते हैं कि तुम शक्तिहीन हो। क्यों? क्योंकि केवल इसके द्वारा वे अनुभव करते हैं कि वे शक्तिशाली है। तुम सोचते हो, शायद तुम सोचते रहे होते हो कि तुम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं जान पाती। तुम सत्ता से प्रेम करते हो। जब तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम माता पिता बनते हो, तब तुम शक्तिशाली, सत्तापूर्ण होते हो। तुम्हारी कोई नहीं सुनता होगा, तुम संसार में कोई स्थान ना रखते होगे, लेकिन कम से कम तुम्हारे घर की सीमाओं के भीतर तुम शक्तिशाली होते हो। कम से कम तुम छोटे बच्चे को सत्ता दिखा सकते हो। जरा पिताओं और माताओं की तरफ देखो, वे सताते हैं, और वे इतने प्रेमपूर्ण ढंग से सताते हैं कि तुम उनसे क्या कह भी नहीं सकते कि वे उत्पीड़ित कर रहे हैं।
उनके अपने भले के लिए वे उत्पीड़ित कर रहे हैं, बच्चे के भले के लिए ही वे विकसित होने में उनकी सहायता कर रहे हैं, वे शक्तिशाली अनुभव करते हैं इससे। समाजशास्त्री कहते हैं कि बहुत लोग अध्यापन करते हैं केवल शक्तिशाली अनुभव करने को। तुम्हारे अधिकार में 30 बच्चे हों तो तुम किसी सम्राट की भांति ही होते हो। ऐसा सुना जाता है कि औरंगजेब को उसके बेटे ने जेल में डाल दिया था। जब वह जेल में था तो उसने अपने बेटों को एक चिट्ठी लिखी। उसने कहा, मेरी सिर्फ एक चाह है, अगर तुम इसे पूरा कर सकते हो यह अच्छा होगा और मैं बहुत खुश होऊंगा। बस मेरे पास 30 बच्चे भेज दो ताकि मैं उन्हें यहाँ पढ़ा सकूँ अपनी कैद के दौरान। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। अभी इसकी हकीकत भी हमें समझनी पड़ेगी। सुनते हैं उसके बेटे ने यह कहा कि मेरे पिता हमेशा बादशाह रहे हैं और वे अपना राज नहीं खो सकते। जेल में भी उन्हें 30 बच्चे की ज़रूरत है जिससे वे उन्हें पढ़ा सकें। ज़रा देखना, किसी स्कूल में जाना, कुर्सी पे बैठे हुए शिक्षक के पास पूरी सत्ता होती है। वह हर चीज़ का मालिक होता है जो वहाँ घटित हो रही है। लोग बच्चे इसलिए नहीं चाहते कि वे उन्हें प्यार करते हैं। अगर वे सचमुच ही प्यार करते होते तो संसार पूर्णतः अलग तरह का होता। अगर तुमने अपने बच्चे को प्रेम किया होता तो संसार पूर्णतः भिन्न होता। तुम उसकी सहायता ना करते उसको निसहाय होने में। कब?